हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। देखिए, अध्याय 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 2 भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, यूरोपियों का आगमन हम पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। क्या क्या हमने पढ़ लिया है उस पर बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं और आज स्टार्ट करते हैं आगे से। ठीक है, अध्याय 2 ही आज भी चलेगा। यूरोप की जो पहली हेडिंग है, देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा अध्याय 2 का, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है। और अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बुक खोल के बैठिए, और अगर नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और आप वहां से पढ़िए। ठीक, तो चलिए हम पढ़ते चलते हैं। भारत में यूरोपियों के आगमन में जो हमने पढ़ लिया था कल, नहीं परसों, हमने जिस परसों की क्लास में जो हमने पढ़ा था, यूरोप पहली हेडिंग क्या थी? यूरोप के पूर्वी, मैं रिवीजन करवाती हूँ, जल्दी जल्दी चल रही हूँ। पूर्वी व्यापार में एक नया दौर। अगर आपके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ ओपन कर लीजिए, काफ़ी आसान रहेगा आपको। जितना मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैंने पीडीएफ में, जब मैंने पीडीएफ बनाया है तो उसमें मैंने टिक किया, और यहाँ पे तो मैं पढ़ा ही रही हूँ आपको। तो देखिए, मैं पूरा का पूरा लेसन नहीं पढ़ा रही हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बने हैं, मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर, सेकेंड हेडिंग क्या रहेगी? चलिए जल्दी से रिविजन कर लेते हैं इसका। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार, प्रभाव का विस्तार। ठीक है, प्रभाव का विस्तार पढ़ लेंगे हम, आज रिवीजन कर लेंगे। और दक्षिण में अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य टकराव, ये मैंने कल ही स्टार्ट किया है। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव। मैप मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, मैप मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं इसका। यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर। देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन होता है। देखिए, भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध काफी पुराने होते हैं। भारत में यूरोपीय आगमन करते हैं व्यापार करने के लिए। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज कर चुका रहता है 1498 में। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की भारत के लिए खोज कर चुका रहता है। इस कारण भी बहुत से यूरोपीय देश एशिया में अगर किसी देश की तरफ, जिसे आप बोल सकते हैं चकाचौंध वाली नजरों से देखते हैं, तो उसका नाम रहता है भारत। तो भारत में व्यापार करने आते हैं बहुत तेजी से। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दो कंपनियां सबसे ज्यादा जिसे यहाँ पे व्यापार करने के लिए प्रबल रहती हैं, पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाली सबसे ज्यादा यहाँ पे व्यापार करने आते हैं, जिसके कारण हमें देखने को मिलता है गोवा, दमन, ये सब वो अपने अधिकार में भी कर लेते हैं। फिर हम दूसरी हेडिंग देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार। देखिए, जब पुर्तगाली बहुत ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं, भारत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगते हैं, मलमल का व्यापार, रेशम का व्यापार, जवाहरातों का व्यापार और भी बहुत सारी खाद्यान्न वस्तुओं का व्यापार, तो ये चीज़ें इंग्लैंड एक उभरती हुई शक्ति के रूप में हमें देखने को मिलता है। देखिए, पुर्तगाल के बाद जो उभरती हुई शक्ति है वो इंग्लैंड रहता है। तो इंग्लैंड, हॉलैंड, ये भी मार्केट में आ जाता है। तो खुली चुनौती रहती है पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच ये जो हमें देखने को मिलता है, दूसरा वाला हेडिंग है जो पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच सीधा, जिसे आप बोल सकते हैं व्यापारिक प्रतिद्वंदवाद, यानी कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। शुरू में तो एकाधिकार पुर्तगाल के पास रहता है, लेकिन बाद में इंग्लैंड एक शक्ति के रूप में उभरता है और पुर्तगाल और इंग्लैंड दोनों ही भारत में व्यापार करना चाहते हैं। और इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 31 दिसंबर 1600 में एक कंपनी, जिसे महारानी एलिजाबेथ रॉयल चार्टर्ड के द्वारा अधिकार दे देती है कि आप जाके पूर्व में व्यापार कर सकते हैं, और वहाँ के व्यापारी आते हैं और यहाँ पे व्यापार करने लगते हैं। और धीरे धीरे ये कंपनी भारत में पैर पसारने लगती है। सूरत में, उड़ीसा में, बंगाल में, गुजरात में बहुत जगह अपनी फैक्ट्रियाँ डाल देती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में क्या चल रहा होता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में चल रहा होता है कि अब हमें यहाँ पे केवल व्यापारिक सत्ता नहीं, राजनैतिक सत्ता चाहिए। क्या चाहिए अब हमें यहाँ पे? राजनैतिक सत्ता। राजनैतिक सत्ता से मतलब सीधे है कि उनका दिमाग कहाँ लग गया है? दिल्ली में लग जाता है। और दिल्ली में किसकी?
औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में होती है। तो औरंगजेब उस समय काफ़ी मजबूत स्थिति में दिल्ली में रहता है। तो दिल्ली में औरंगजेब के मुगल से सीधे जाके अंग्रेज टकरा जाते हैं। 1886 में जो युद्ध होता है हुगली का, उसमें ये क्या करते हैं, हुगली को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और मुगल शासकों से भिड़ जाती है। मुगल शासक यानी औरंगजेब से भिड़ जाती है और इसे मुंह की खानी पड़ती है और बहुत बुरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। पर फिर भी वो हाथ पैर जोड़ती है और मुगल एम्पायर से माफ़ कर देता है। कुछ चीज़ें 1.5 लाख जुर्माना लगा के उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। फिर से वो व्यापार करना शुरू कर देती है। अब तीसरी रेटिंग आती है हमारी, दक्षिण में औरंगजेब और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव। दक्षिण में, भारत के दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर देती है। और अब यहाँ पे दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसी, अब पुर्तगाल खत्म, ठीक है। अब टकराव किसके बीच होता है? पुर्तगाल हट जाता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं रिवीजन करवा पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में रिवीजन करवाती हूँ तो आगे का पढ़ा नहीं पाऊंगी, तो मैं बहुत जल्दी रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको आगे की क्लास करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी क्लासेस का, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका कवर हो जाए कोर्स। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य टकराव में हमें क्या देखने को मिलता है कि फ्रांसीसी, अब इंग्लैंड के सामने नया प्रतियोगी कौन था? फ्रांस। पुर्तगाल को तो उसने हटा दिया, पुर्तगाल को उसने मैदान से बाहर कर दिया। अब उसके सामने कौन था? फ्रांस था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मध्य दक्षिण में सीधे टकराव देखने को मिलता है। ये भी हम कल पढ़ चुके थे, हम डुप्ले की एंट्री तक पढ़ चुके थे। बहुत मेन नाम है डुप्ले, ठीक है। डुप्ले ने कैसे फ्रांस की कंपनी को भारत में स्टार्ट करवाया और एक बहुत अच्छी खासी स्थिति पर पहुंचा दिया। ये डुप्ले का एक, जिसे बोल सकते हैं आप, बहुत बड़ा काम था। डुप्ले एक बहुत बड़ा नाम है, गवर्नर जनरल था फ्रांसीसियों का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि डुप्ले क्या करता है ना, भारत जैसे अंग्रेज करते हैं साम दाम दंड भेद, वैसे डुप्ले भी क्या करता है, भारत के छोटे छोटे दक्षिण के राज्य में देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बाद कोई बहुत बड़ा राज्य बचता नहीं। विजयनगर साम्राज्य जैसे ही समाप्त हो जाता है, सारे दक्षिण के जितने भी राज्य होते हैं वो छोटे छोटे राज्यों में बंट जाते हैं। खंडों में बंटने के कारण उनकी शक्तियां भी खंडित हो जाती है। तो इसी का फायदा फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले उठाता है और वो क्या करता है, अगर दो राजाओं के बीच जंग हो रही है तो वो एक राजा का सपोर्ट कर देगा और दूसरे जो राजा जीत जाएगा उनकी संपत्ति या उनके अधिकार में साझा ले लेगा। या फिर अगर अंग्रेज और राजाओं के बीच युद्ध हो रहा है तो वो राजाओं का साथ दे देगा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर लेगा, और जितनी भी उनको जो जीत जाते हैं राजा उनकी संपत्ति का हिस्सा ले लेगा। तो यहाँ पे फ्रांसीसी बहुत ज्यादा अंग्रेजी दिमाग ही लगा रहे थे। तो इस कारण हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेजों को ये चीज पसंद नहीं थी। एक तो पुर्तगालियों को निकाल चुके थे, अब उनके सामने फ्रांस एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था, जो उनके लिए, जिसे आप बोल सकते हैं, रातों की नींद उड़ने वाला हाल हो गया था। डुप्ले। अब आगे पढ़ते हैं हम, आज से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक रिवीजन हो रहा था। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। मैं इसको इरेज कर दूं। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य टकराव पढ़ रहे हम। अंग्रेजों के मध्य दक्षिण में टकराव, भारत के दक्षिण में टकराव, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले ने षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका दिया, ठीक है। बहुत माइंडेड इंसान था, तभी तो देखिए अंग्रेजों के साथ ही अंग्रेजी नीति लगा के वो खेल रहा था। 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई, डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका मिला। कर्नाटक में चंदा साहब ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया था। कर्नाटक में चंदा साहब ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया था। और हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसिफ जहां के मरने के बाद उसके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। देखिए अब गृह युद्ध छिड़ गया, अब यही तो डुप्ले यहाँ पे फायदा उठाएगा और बिल्कुल वही दिमाग वो लगाएगा जो दक्षिण में लगा रहा है वो,
ठीक है। तो हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफा जहां के मरने के बाद उसके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। इस स्थिति का डुप्ले ने लाभ उठाया और चांदा साहब और मुजफ्फर जंग से इस बात का गुप्त समझौता कर लिया कि वह अपने प्रशिक्षित फ्रांसीसी और भारतीय सैनिकों द्वारा उनकी सहायता करेगा। और 1749 में इन तीन सहयोगियों ने अंबूर के युद्ध में अनवारुद्दीन को हराकर मार डाला। उसका बेटा मोहम्मद अली त्रिचुरापल्ली भाग गया और शेष कर्नाटक चंदा साहब के अधिकार में आ गया। उसने पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसियों को पौंडुचेरी के निकट 80 गांव दे दिए। ठीक है, वही स्थिति हुई कि दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ। दो राजा गृह युद्ध कर रहे थे, दो उत्तराधिकारी सत्ता के लिए गृह युद्ध कर रहे थे और फायदा उठाया डुप्ले ने। उसने एक का साथ दिया, चंदा साहब का साथ दिया और फिर क्या किया, उसने 80 गांव उपहार में भेंट के रूप में ले लिए। ठीक है, तो 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में वही स्थिति वो अपनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल रहते हैं। नासिर जंग मारा जाता है, मुजफ्फर जंग निजाम अर्थात दक्कन का सूबेदार बन जाता है। नए निजाम ने पौंडीचेरी के निकट जमीनी और मछलीपट्टम का प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी को पुरस्कार में दे दिया रहता है। देखिए, फ्रांस जो कर्नाटक में होता है वही चीजें नीचे हमें देखने को मिलती है कि हैदराबाद में भी होता है। हैदराबाद में भी सफल है। नासिर जंग मारा जाता है, मुजफ्फर जंग निजाम अर्थात दक्कन का सूबेदार बन जाता है और नए निजाम ने पौंडुचेरी के निकट 80 गांव वहां मिले। अब यहाँ पे भी इनको क्या मिल जाता है, पौंडुचेरी के निकट जमीनी और मछलीपट्टम का प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी इनको पुरस्कार में दे दी जाती है। दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति चरम सीमा पर थी, जो अंग्रेजों के लिए बहुत खतरनाक थी। डुप्ले की योजनाओं को आशा से अधिक सफलता मिल रही थी। फ्रांसीसियों ने अपना काम भारतीय शासकों को मित्र बनाने से आरंभ किया और अंत में उनको अपना आश्रित बना लिया। पहले तो दोस्त बनाया कि ठीक है, बराबरी का मौका देते, बराबरी में काम करते हैं, आप अगर जीत जाते हैं तो आप हमें पुरस्कार में जो भी देंगे वो हम अपना लेंगे। इस कारण ये होने लगा कि जो भारतीय राजा थे वो अपनी सेनाओं पे काम नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्रांसीसी सैनिक उनकी सहायता करेंगे, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल उनकी सहायता करेगा। इस कारण वो धीरे धीरे उन पे आश्रित होने लगे, अपने से खुद कोई काम नहीं करने लगे, ना कोई गुप्तचर रखने लगे, ना ही किसी तरह से सैन्य बल प्रयोग करने लगे, ना अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने लगे। किसी भी तरह का नया काम वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अब धीरे धीरे फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले पर आश्रित हो गए थे, फ्रांसीसी सैनिकों पर आश्रित हो चुके थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज अपने प्रतिद्वंदी की सफलताओं को खामोश बैठे नहीं देख रहे थे। फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वे नासिर जंग और मोहम्मद अली से मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे। 1750 में उन्होंने मोहम्मद अली की ओर से अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब देखिए, जो हार गया उसकी तरफ से ये लड़ रहे हैं। अब दो राजा, दोनों इंडियन, एक की तरफ अंग्रेज है, एक की तरफ फ्रांसीसी है। नुकसान किसका हो रहा है? हम भारतवासियों का। बैठे देख नहीं रहे थे। फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वे नासिर जंग और मोहम्मद अली से मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे। 1750 में उन्होंने मोहम्मद अली की ओर अपनी पूरी ताकत लगा देने का निश्चय किया। नौजवान रॉबर्ट क्लाइव तब कंपनी की सेवा में एक क्लर्क था। नौजवान रॉबर्ट क्लाइव, ये बहुत बड़ा नाम आगे बनने वाला है। क्या है, अभी स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक क्लर्क था। उसने प्रस्ताव किया कि कर्नाटक की राजधानी आर्कट पर हमला करके त्रिचुरापल्ली में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम किया जा सकता है। यह प्रस्ताव मान भी लिया गया। तब क्लाइव ने केवल 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों को लेकर आर्कट पर हमला किया और उसे छीन लिया। ठीक है, और जीत लिया। जैसे कि आशा थी, चांदा साहब और फ्रांसीसियों ने मजबूर होकर त्रिचुरापल्ली का घेरा उठा लिया। फ्रांसीसी और चंदा साहब जो उनके राज्य में था, आर्कट उनके अधीन था चंदा साहब के, उन्होंने क्या किया, वहां से अपना घेरा हटा लिया, क्योंकि अंग्रेज क्लाइव अपनी 200 सैनिकों के साथ वहां पे जाके कब्जा कर लेता है। आर्कटा पर हमला किया, उसे जीत लिया। जैसे कि आशा थी, चंदा साहब और फ्रांसीसी ने मजबूर होकर त्रिचुरापल्ली का घेरा उठा लिया। फ्रांसीसी सेनाओं की कई बार हार होती है। अब फ्रांसीसियों का सितारा डूब रहा था, क्योंकि उनकी सेना, उनके जनरल अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे थे। अभी तक तो देखिए, उनके सामने कौन था? भारत के कुछ बेवकूफ राजा दक्षिण के, जो उन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। लेकिन अंग्रेज ऐसे नहीं थे। इन्होंने पुर्तगालियों को नहीं बख्शा, तो फ्रांसीसियों को क्यों बख्शते?
भारत पे तो इनकी बहुत पहले से नजर थी। पुर्तगालियों को जब इन्होंने यहाँ से खदेड़ दिया तो फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे यहाँ पे रहने देते। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सितारा डूब रहा है क्योंकि उनकी सेना, उनके जनरल अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे थे। अंत में भारतीय युद्ध के भारी खर्चों से परेशान होकर और अमेरिकी उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने समझौता वार्ता आरंभ की। देखिए मैं फिर से बता दूं, मैंने पढ़ाया है आपको जो कल की क्लास में, तो मैंने बताया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर पूरी तरह से निर्भर है। तो अगर फ्रांसीसी सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो उसका सीधा असर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर पड़ता है, जो भारत में स्थापित रहती है। और अगर फ्रांसीसी सरकार हुक्म दे दे, आदेश दे दे कि आप वहां से अपनी कंपनी हटा लो, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी विरोध नहीं कर सकती। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही होता है। खर्चों से परेशान होकर अमेरिकी उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने के कारण डर से फ्रांसीसी सरकार ने समझौता वार्ता आरंभ की और 1754 में उसने अंग्रेजों की यह मांग मान ली कि भारत से डुप्ले को वापस बुला लिया जाए। अंग्रेजों के दिमाग में बस डुप्ले ही खड़क रहा था, क्योंकि डुप्ले का दिमाग बहुत ज्यादा षड्यंत्रकारी था और उसे बहुत तेजी से सफलता भी मिल रही थी दक्षिण में। अब दोनों कंपनियों का अस्थायी समझौता 1756 में टूट गया, जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। युद्ध के एकदम आरंभ में ही अंग्रेज बंगाल पर नियंत्रण करने में सफल रहे। ये जो इन्होंने समझौता किया था कि ठीक है भैया, हम लोग बराबरी से समझौता कर लेते हैं कि अब भविष्य में हम लोग 1754 में अंग्रेजों ने मांग मान ली कि डुप्ले को वापस बुला लेते हैं, और ये बात भारत ने फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाती है। वो किसी न किसी तरह से ये चीज़ें मान लेते हैं कि फ्रांसीसी सरकार मान लेती है कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है और हम अंग्रेजों से अब पंगा नहीं ले सकते, तो क्या करती है, डुप्ले को वापस बुला लेती है, क्योंकि जो मांग रहती है अंग्रेजों की कि डुप्ले को यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ का गवर्नर जनरल ना बनाया जाए। बिल्कुल वही होता है। दोनों कंपनियों के बीच अस्थायी समझौता होता है और 1756 में टूट जाता है। अब क्या देखने को मिलता है, फिर एक युद्ध स्टार्ट होता है। 1756 में ही एक युद्ध स्टार्ट होता है और उस युद्ध के स्टार्टिंग में ही बंगाल पर अंग्रेज अपना अधिकार जमाने में सक्षम होते हैं, वो जीत लेते हैं कहीं ना कहीं। संपत्ति ने युद्ध का पल्ला अंग्रेजों के पक्ष में झुका दिया। इस युद्ध की निर्णायक मुठभेड़ 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश में हुई, जब अंग्रेज जनरल आयरकुट ने लल्ली को हरा दिया। वांडीवाश का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वांडीवाश का युद्ध। ठीक है, वांडीवाश का युद्ध कब होता है आपका, 1760 में। 22 जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होता है, बहुत फेमस है ये। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मैंने बता दी आपको कि डुप्ले को भारत से वापस बुला लिया जाता है, परंतु जो ये अस्थायी समझौता होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, ये 1756 में टूट जाता है और 1760 में एक युद्ध हो जाता है, वांडीवाश का युद्ध, जिसमें क्या देखने को मिलता है, अंग्रेज जनरल आयरकुट ने लल्ली को, यानी कि फ्रांसीसी जनरल को हरा दिया रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, इसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ आज, ठीक, और अगर आज नहीं हो पाता तो फिर मैं कल देखती हूँ इसको। बंगाल इरेज कर देते हैं इसको पूरा। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया कि वो कहीं ना कहीं जीत जाते हैं, बंगाल को वो जीत जाते हैं। 1756 में जो एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, तो वो बंगाल को अपने अधिकार में ले लेते हैं और जीत जाते हैं। ठीक है, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 में प्लासी के युद्ध से माना जाता है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं ईसा पूर्व से लेके 1999 तक के जितने भी युद्ध हुए, कारगिल के युद्ध तक, यानी कि आप समझ जाइए कि सिकंदर और पोरस के युद्ध से लेके स्टार्टिंग से लेके मैंने पूरे के पूरे भारत का जो अंतिम युद्ध रहा 1799 तक, उस पर पूरी वीडियो बनाई है। इंपॉर्टेंट डेट्स बताई है मैंने, सन बताया है मैंने, कौन किनके बीच युद्ध लड़े गए और कौन विजयी रहा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियो का, उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक ही वीडियो में पूरे भारत के जितने भी युद्ध हैं वो सबके सब कवर हो जाएंगे। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, और यहीं से उदय माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता में, राजनीतिक सत्ता, व्यापारिक सत्ता की मैं बात नहीं कर रही, राजनीतिक सत्ता में एक उदय माना जाता है। और जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया रहता है। इस युद्ध में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं।
बंगाल उस समय भारत का सबसे उपजाऊ और धनी प्रांत था। उसके उद्योग धंधे और व्यापार बहुत विकसित थे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। उनको वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारियों को, उनको भी वही कर देना पड़ता था जो भारतीय व्यापारियों को देना पड़ता था। मतलब भारतीय व्यापारियों को जितना टैक्स देना उतना ही जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके व्यापारियों को भी देना पड़ता था। बराबर का मामला होता था। स्थिति तब अधिक बिगड़ गई जब 1756 में युवा और जल्द क्रोधित हो जाने वाला सिराजुद्दौला अपने दादा अली वर्दी खां की जगह गद्दी पर बैठा। उसने अंग्रेजों से मांग की कि वे जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खां के जमाने में व्यापार करते थे उन्हीं शर्तों पर वो अब भी व्यापार करेंगे। अंग्रेजों ने जो दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को हराकर खुद को ताकतवर महसूस कर रहे थे, इस बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो क्या कर चुके थे, फ्रांसीसियों को हरा चुके थे। अब उनके दिमाग में फिर वही चीज़ उठने लगी थी जो उन्होंने औरंगजेब के साथ की थी कि मुगल सम्राट को उन्होंने तहस नहस कर दिया। तो अब उनके दिमाग में फिर चीज़ें वही आ गई, लेकिन अब पृष्ठभूमि बदल चुकी थी। वो औरंगजेब था, उस समय मुगल साम्राज्य काफ़ी मजबूत स्थिति में था, लेकिन अब दिल्ली से किसी का भी कंट्रोल नहीं था। ठीक, तो अब अंग्रेज जो भी सोच रहे थे वो बिल्कुल प्लानिंग के तहत सोच रहे थे और उनको पता था कि अब चीज़ें सही होंगी। भारत ने फ्रांसीसियों को हराकर खुद को ताकतवर महसूस करते थे। इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि अपने मालों पर नवाब को कर चुकाने को तैयार नहीं, वो नहीं तैयार थे कि वो टैक्स देंगे अंग्रेज। उन्होंने उल्टे उन भारतीय माल पर भारी महसूल लगा दिया जो कलकत्ता आते थे। कलकत्ता तब उनके नियंत्रण में था, अंग्रेजों के नियंत्रण में। इस बात पर स्वाभाविक था कि नवाब क्रोधित हो उठा और उसे शंका थी कि कंपनी उसकी शत्रु और बंगाल की गद्दी की लड़ाई में उसके दुश्मनों का साथ दे रही है। मतलब नवाब को, जो काफ़ी यंग था, उसे धीरे धीरे बहुत जल्दी समझ में आने लगा था कि कंपनी उसके खिलाफ है और कंपनी उन लोगों का साथ दे रही है जो उसके दुश्मन हैं। ठीक है, तो अब आगे की मैं आपको यहाँ से जोश और जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी के बिना सिराजुद्दौला ने यहाँ पे आगे मैं कल पढ़ाऊंगी आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ ली कि कैसे सिराजुद्दौला बहुत जल्दी निर्णय लेता है और यही निर्णय का उसको जो डिसीजन मिलता है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है आज, कल तक वो शायद इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, भारत में यूरोपियों के आगमन में हमने पढ़ लिया यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया दौर, हमने पढ़ लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार, तो यहाँ तक, और दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। बंगाल में अंग्रेजों का अधिकार भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। आगे मैं कल पढ़ाऊंगी आपको। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।